हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आपने आरआरबी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं पर ये आपके सिलेक्शन में एक तरीके से ब्लूप्रिंट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि प्री में कितने लोग एग्जाम देकर मेंस में पहुंचेंगे, उसमें क्या रेशियो रहने वाला है सिलेक्शन का, फिर उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें किस रेशियो में आपका सिलेक्शन होता है। तो देखो, दो तीन बातें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स का एग्जाम लाखों लोग पेपर में अपीयर होते हैं और कहीं ना कहीं पर प्री का एग्जाम देते हैं, लेकिन जो मेंस में सिलेक्शन होता है वो होता है आपकी जितनी भी वैकेंसीज होंगी इनका 10 टाइम्स। ये आपका प्रीवियस ट्रेंड चलता है। जैसे अगर आपने एसबीआई में देखा होगा तो उसमें भी इसी रेशियो में रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबीज, ये आपकी स्टेट लेवल पर है। ओके, तो यहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन जो सेलेक्ट होकर जाएंगे मेंस में, उनका कहीं ना कहीं पर डिपेंडेंसी रहेगी कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज उनके स्टेट में वहां पर दी गई हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग परेशान हैं कि आरआरबीज में एनआर वैकेंसीज है। देखो, एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड है। दैट मींस कि अगर आप अभी आरटीआई डालोगे तब भी आपको बैंक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन होती तो वो आईपीपीएस को नहीं बता देता। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसमें आरटीआई डाली जाए, पता किया जाए कि कितनी वैकेंसीज हमारी ग्रामीण बैंकों में है। तो आप इसका तो कंसेप्ट सीधा समझ लो। लेकिन जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, ठीक है, तो उस समय पर बैंक अपनी वैकेंसीज डिस्क्लोज करेगा और संभावना यही है कि वैकेंसीज बढ़ती हैं, लेकिन कितनी बढ़ती हैं, किस रेशियो में बढ़ती हैं, ये दोस्तों किसी के पास कोई जानकारी नहीं रहती। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि प्री अगर लाखों लोग पेपर देते हैं तो मेंस में जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है इनका 10 टाइम्स लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आप आरआरबी अगर पीओ की बात करो, दैट मींस कि ऑफिसर स्केल 1, इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए भर रहे होगे तो इंटरव्यू में जो रेशियो रहता है वो आपका रहता है 1:4। ओके, ये प्रीवियस था और कभी कभी 1:3 भी हो जाता है। तो कई सारे लोग पूछेंगे कि 1:4 और 1:3 का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, मैं आपको अगर 2017 की बात बताऊं, 2017 में, तो 2017 में आप ये मान सकते हैं कि 5100 इतनी सीट के लिए जो लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो लोग थे 19,500। तो यहां पर आप रेशियो देख सकते हैं कि 1:4 का जो रेशियो था वो आपका इंटरव्यू के टाइम पर था। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करोगे तो आपका सीधा प्री एग्जाम होगा, फिर आपका सीधा मेंस हो जाएगा और मेंस के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होगी और जो लोग टॉप लेवल पर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री और मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में जो आपका मार्क्स एलोकेशन होता है वो आपका होता है दोस्तों, जो आपने मेंस में मार्क्स गेन किए होंगे उसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट पूरी तैयार होती है। प्री का कोई रोल नहीं होता, प्री केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ओके, अब आप यहां पर ये सोचोगे कि कितने लोग जो है मेंस क्वालिफाई करने के बाद में, जैसे अगर आपने जब आपकी मेरिट बनेगी तो आपका किस हिसाब से सारा सिस्टम होता है, वो होता है दोस्तों 80:20 के रेशियो में। 80:20 का रेशियो ये कहता है कि आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाएगा, उसमें जो 80 पार्ट होगा, 80 पार्ट होगा वो आपका मेंस के रिटन एग्जाम का होगा और 20 पार्ट होगा वो आपका इंटरव्यू का होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर में लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो दोस्तों हंड्रेड्स में होता है। कहीं ना कहीं पर जो हार्डवर्क होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को डेली बेसिस पर कितने और लोगों से आप दूर कर रहे हैं, मतलब कि इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन उनको आप पीछे कर रहे हैं, तो ये आपकी कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के समय में अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है, काफी हाई है और आपको बहुत बेस्ट परफॉर्म करना होगा, तभी कहीं ना कहीं पर जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर और दिखाना चाहूंगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना था, कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए और कितने लोग अपीयर हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर, हमारे पास बेसिकली 17, 18 और 18, 19 का ही डेटा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं वो यहां पर आप देख लो कि ऑफिस असिस्टेंट में पहले 17-18 में 13.5 लाख के आसपास में 13,34,000 लोग अपीयर ये रजिस्टर्ड हुए थे। और जैसे ही अगला साल आया 18-19, तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट में लगभग 5 लाख का जो है डाउनफॉल देखने को मिला और 8.65 इतने लाख लोग जो है रजिस्टर्ड हुए। अगर हम ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर में लगभग 10.5 लाख के आसपास में 10.35 इतने लाख लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन किया और जो 18-19 आया उसमें 6.5 लाख था। ओके, अब आप ये देखो कि कितने लोगों ने वहां पर एग्जाम दिया, अपीयर कितने लोग हुए, ये आंकड़ा आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी रहता है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि लेवल ऑफ कंपटीशन दोस्तों यहां पर कितना ज्यादा हो जाता है। अगर हम कैंडिडेट के अपीयरिंग की बात करें कि आरआरबीज में 17-18, 18-19 में कितने लोग अपीयर हुए, तो पहले आप 17-18 में आप देख लो। अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट में तो वो थे 10.31
ओके। और 18-19 की आप बात करोगे तो 6.66 थे। और यहीं पर अगर हम बात करें ऑफिसर्स की तो 8.16 लोगों ने, इतने लोगों ने 17-18 में जो है अपीयरेंस अपना दिया। और यहाँ पर 5,11,000 लोगों ने अपना फॉर्म जो भरने के बाद पेपर में अपनी अपीयरेंस दिया। तो देखो आप ये देख लो कि ये थोड़ा साल दर साल 1-8 लाख का थोड़ा सा डिफरेंस आया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि इस करंट टाइम पे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन भी था और जिस तरीके से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक साल रिड्यूस हो रही हैं, ओके, तो उसको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि अपेयर करने वाले लोग कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ कंपटीशन होगा मतलब लोगों के बीच में, उसका स्केल ऑब्वियसली ऊपर बढ़ा है, ओके। क्योंकि जो बहुत अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको ही सीट मिल पाएगी। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि जो यूथ अपेयर कर रहे हैं वो बहुत कम हो, नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा हो। नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कम है, अपेयर करने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं। और अगर मैं इस बार आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पर लगभग आप ये भी देख सकते हैं कि इस 18-19 की अगर हम बात करें तो ये मान के चलो कि लास्ट ईयर जैसे कि 10.35 रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो इस बार भी लगभग 10-11 के आसपास में होने की उम्मीद है। और अगर आप ऑफिसर्स के बारे में बात करोगे तो कहीं ना कहीं पर 7 से 8-9 लाख लोग जो है वो आज की डेट में भी, अगर हम इतना समझें कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म को भरेंगे। काफी लोगों ने इसके ऊपर अपना टाइम भी बना लिया होगा। और अभी जैसा कि लॉकडाउन में उनको टाइम मिला तो कहीं ना कहीं पर जो जनवरी से बंदा प्लानिंग करके बैठा होगा वो दोस्तों इसमें अपना हाथ जरूर आजमाएगा। अब देखो यार, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपको वो सारी चीजें बताना चाह रहा हूं जो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा होती हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी ढील दे जाओगे तो कहीं ना कहीं पर आप अपने साथी से पीछे चले जाएंगे। आप ये मान के चलें कि अगर डेली बेसिस पर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपने फॉर्म आया उसके बाद आप ठंडे पड़ गए बैठे हुए आराम से कि भाई जैसे ही डेट पता चलेगी फिर हम अपना टेस्ट बाकी चीजों के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों ये थोड़ा सा गलत होगा। और मैं चाहूंगा कि सिलेक्शन उम्मीद है उन्हीं लोगों का होता है जो लोग लास्ट तक और कंसिस्टेंट बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा सा बूम पर आए फिर ठंडे पड़ गए फिर पढ़ाई स्टार्ट करी फिर थोड़े दिन गैप ले लिया, तो भाई वहां पर आपका फ्लो बेकार हो जाएगा और आप पेपर की रेस से बाहर हो जाओगे। आप ये मानकर चलो कि आप अभी इस जीरो पोजीशन पर हो, आपको अपना ग्राफ जो है इस धीरे धीरे फॉर्म में उठाकर ऊपर रखना है इस लेवल तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने मोटिवेशन मिला, हमने तैयारी स्टार्ट की, फिर हम किसी अपने और काम में फंस गए, या फिर हम किसी और एग्जाम के बारे में सोचने लगे, या फिर हम किसी बिजनेस वगैरह में चले गए, या फिर हम वापस आ गए पेपर आते टाइम पर, तो दोस्तों फ्लो टूट गया, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं है, आप ये मान के चलें कि मुझे 6 महीनों में नौकरी चाहिए, तो आपको अपने गोल की ओर कंसिस्टेंट 6 मंथ तक अपनी प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना होगा। डे 1, डे 2, डे 3 डेली अपने आप को मॉनिटर करोगे। और आप ये सोचो कि कुछ लोग कहेंगे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जॉब्स कम आ रही हैं, रिक्रूटमेंट कब होगा कब नहीं होगा, पेपर की डेट कब आएगी, सितंबर में। कुछ लोग यहां पर उलझे हुए हैं कि सितंबर में एग्जाम होगा या नहीं होगा। यार आप गलत कर रहे हो। आपको यह पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे ही आपके पास एग्जामिनेशन आएगा तो आपके पास मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, आप इधर उधर की प्लानिंग में मत फंसो। मैं डेली बेसिस पर क्वांट हो गया, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, रीजनिंग हो गया, इन सब के एनालिसिस दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर जाकर रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आपका ही नुकसान है। मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस कहीं से भी करो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, कहीं टेस्ट बनाओ, कहीं कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को अपडेटेड रखो, इंडल्ज रखो। और मैं हमेशा नए क्वेश्चन ही अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करता हूं। बाकी दोस्तों एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ये मैं हमेशा कहता हूं कि मैटर नहीं करता, लेकिन जो वेराइटीज देनी है, लाइक अगर आप मॉक टेस्ट भी देने तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 2 अलग अलग वेराइटीज के मॉक टेस्ट हमें बनाने हर हालत में, ताकि हमें पता चल जाए कि अभी हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं और दूसरे मॉक टेस्ट में हमें प्रैक्टिस देखने को क्या मिल रही है। तो मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट दिए हैं। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इसके मिनी मॉक बनाओ, फ्री टेस्ट आप बनाओ, उससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और जो इनकी वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप एक बार जाओ और उनको जाकर बनाओ। उससे आपको ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हम कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन की वैरायटी कैसी मिल रही है, क्या हमसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और प्लस प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर मत छोड़ो, मैंने अभी पिछले दिनों लगभग 4 से 5 सेट कराए हैं, आप उनको जाकर देखो। डीआई का आपको अंदाजा लग जाएगा कैसा डीआई आया, पेपर में कट ऑफ कितनी थी, क्या चीजें थी। तो इन चीजों के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाकर चलो और कंसिस्टेंट रहो।
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशानी होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आप देखो कि जब आप अगर आरआरबी पीओ की टारगेट करो तो वहाँ पर इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू में कितने लोग लिए जाते हैं मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देकर बता दिया। तो अब आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरा कंपटीशन कितने लोगों से है। आपका मैं बता दूं कि हार्डली जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं पर 30,000 35,000 लोगों से होता है। चाहे फॉर्म भरने वाले कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे वो 8 लाख लोग फॉर्म भरे या 9 लाख फॉर्म भरे, जो ये सीरियस एस्पेरेंट होते हैं 30 से 35,000 यही दोस्तों बाजी मारकर ले जाते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपको इन 30-35,000 में शामिल होना है तो अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऊपर से भेज दिया भगवान ने किसी को कि भाई ये 35,000 लोग हैं इनका सिलेक्शन होगा, नहीं। ये दोस्तों 8-9 लाख लोगों की जनता जो है उसमें से चुनकर आए हैं। दैट मीन्स कि इन्होंने अपने लेवल को इंक्रीज किया है। दैट मीन्स कि ये इन लोगों के बीच में फाइट कर रहे हैं। अब आप इतना खुद समझ सकते हैं कि यार पेपर में ना, अभी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एज्यूम कर लो कि लगभग 5 से 7 लाख लोगों ने एग्जाम में अपेयर हुए, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो पेपर के माहौल को देखने आएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिना तैयारी के आ जाएंगे, जिनके पापा ने बोला है कि भाई पेपर देना है, बैंक के एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं प्लस पैरेलल और भी चीज़ें कर रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन थोड़ी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई हम एग्जाम को देंगे और ये देखेंगे कि पेपर में हमें कितने क्वेश्चन बना पाए या फिर हमारा लेवल कितना रहा। और सही बात यह भी है कि जॉब करने वाले कुछ लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है, ये चीज़ फैक्ट भी है। और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी काफी ढंग से की होगी और वो पेपर देने आए होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये 5-7 लाख की जनता आपकी फाइट में नहीं आ रही, आपकी फाइट में हार्डली 50,000 लोग के आसपास आ रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम लेना चाहोगे तो आपको ये देखना है कि इन लोगों को कैसे मुझे डिफीट करना है। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर सारी चीजों के साथ आप अगर करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखो मैं ऐसी वीडियोस जरूर बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो आपके अंदर आग लगी है वो हमेशा जलती रहे, ठंडा नहीं पड़ना। नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए कि यार अब तो पेपर फाड़ देना है, फोल्ड कराना है, पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, हर हालत में सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय ढला और 1 जुलाई के बाद से 10 जुलाई आया तो भाई वही चीज कि प्रैक्टिस के टाइम पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, डेट आ जाएगी, तब हम अच्छी तरीके से रेगुलर हो जाएंगे, या फिर अभी हम और इधर उधर के फट्टों में पड़े हुए हैं। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ का अंदाजा मुझे तब लग जाता है कि जब मैं 1 जुलाई को अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, तो वहां पर 20,000, 15,000, 25,000 लोग देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 10 दिन हो जाते हैं तो आप लोगों की निरस्ता मुझे खुद बता देती है यार कि कितना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, फिर पढ़ाते हुए मज़ा नहीं आता है। लोग कहते हैं सर आप मेंस लेवल कराओ, मेंस लेवल के अच्छे डीआई कराओ, प्री लेवल के डीआई कराओ। यार मैं आपको कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहो, तो उसमें टाइम अपना क्यों खपाया जाए। तो अपनी प्रैक्टिस बांध लो कि चैनल पर रेगुलर डेली बेसिस पर एक बार आना है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो देखकर चले जाते हैं या फिर बेल आइकन नहीं दबाया, प्लीज़ यार इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल आइकन भी दबाओ और साथ में सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखो, हम आपके काम की वीडियोस बना रहे हैं। और आपके लिए अगर लग रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी वीडियो जो आपके लिए नहीं जरूरी है या फिर आपकी रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही पूरी, तो प्लीज़ नीचे वीडियो में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और अगर आपका कोई और क्यूरी है तो आप करंट अफेयर्स फंडा AFFAIRS और फंडा @gmail.com इस पर आप मुझे मेल करके बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर काफ़ी काम करूंगा। सो थैंक यू गाइस, अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन कंसिस्टेंस रहो, पेपर में टफ अच्छा है, फाइट अच्छी है, और जो लास्ट तक लड़ता रहेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहेगा, वही दोस्तों विनर कहलाएगा। ओके, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो आई होप आज आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।